टीवी ने खास बातचीत की। वो बीजेपी के सबसे कुशल और भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। आज उन्होंने पहली बार बताया कि आखिर बंगाल में टीएमसी क्यों टूट गई, महाराष्ट्र में शिवसेना क्यों बिखर रही है। इसके अलावा तमाम सियासी चुनौतियों पर भूपेंद्र यादव ने अपनी बेबाक राय रखी। मोदी सरकार के 12 साल हुए हैं और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री लगातार बने रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। इसी मोदी सरकार में लगातार 12 साल से मंत्री हमारे साथ केंद्रीय जल, वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और 12 साल के कामकाज का हिसाब भी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र यादव जी आपका। धन्यवाद विकास जी। पहला सवाल आपके मंत्रालय से ही ले लेते हैं जी। जलवायु परिवर्तन बड़ा रोल प्ले कर रहा है, दुनिया के मौसम में बड़े बदलाव आ रहे हैं। एल नीनो इफेक्ट की वजह से भारत के जलवायु चक्र में भी बड़े बदलाव आए हैं। उसका सीधा असर ये बताया जा रहा है इस बार कृषि पे पड़ेगा, बारिश कम होगी और भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि कमज़ोर होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा असर आएगा। दोनों ही बातें रिपोर्ट में आ रही हैं। दूसरा ये भी है कि हमारे जलाशय जो हैं अभी पूरे तरीके से संरक्षित हैं और लेकिन फिर भी कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी ने इस संबंध में अपने व्यापक कदम उठाए हैं और भारत जैसे सभी समस्याओं से निकल रहा है तो इसमें से भी हम निकलेंगे। अब मैं थोड़े से राजनीतिक सवाल लेता हूँ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार फसल तो खराब होनी है, इकॉनमी डेड है, भारत में कोई निवेश नहीं कर रहा है, जो निवेश था वो वापस लौट रहा है और ये देश जो है बर्बादी की कगार की ओर जा रहा है। देश तो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है, देश में आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के सब संख्या भी बढ़ रही है, देश में नई स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं और लोग देश की सरकार के साथ हैं। वो कहाँ देख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस बार आरबीआई ने जो ग्रोथ रेट का आंकड़ा दिया है वो 6.9 से घटाकर 6.6 कर दिया है। ये तो विषय जो है आंकड़े का विषय चलता है। ओवरऑल भारत में निवेश के अवसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और भारत ने अपनी ऊर्जा की क्षमताओं को भी बढ़ाने का काम किया है और विकास के मार्ग पर भी आगे चल रहा है। ऊर्जा क्षमता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज की वजह से, हॉर्मुज ब्लॉकेट की वजह से, ईरान, अमेरिका, इजराइल की वजह से हमने देखा कि पेट्रोलियम के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े और एक तरह से कई बार सप्लाई में भी डिले हुआ और उसकी वजह से उसका असर हमारी पूरी इंडस्ट्री पे आया है। अब तो लग रहा है कि रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या इसका असर इस साल की जीडीपी पर आएगा सीधे सीधे? भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे संकटों से निकला है। आपने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना जैसी महामारी से निकल के आए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हम लोग आगे निकल के आए और निश्चित रूप से इस संकट के समय में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत सक्षमता के साथ इसका मुकाबला किया है। चलिए, 12 साल हो गए हैं आपकी सरकार को। 12 साल में अगर मैं आपसे पूछूं 4-5 कौन से काम ऐसे हैं जिसने आम आदमी के जीवन में सच में ज़मीन पर बदलाव लाया? आम आदमी के जीवन में जन कल्याण के कार्यक्रम पहला विषय है। अब जन कल्याण के कार्यक्रम में लोगों के जनधन अकाउंट खुले, शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास विषय बना, किसान सम्मान निधि ज़मीन पे पहुंची, जो जिसको कहते हैं ना जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। तो जो राहुल गांधी जी के पिताजी कहा करते थे कि 100 रुपया भेजते हैं और उसमें से 85 रुपया ही सरकार बीच में रह जाता है, तो ये तो बड़ी उपलब्धि है कि ये सरकार कहती है कि हम 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं और किसान के अकाउंट में 100 का 100 रुपया पहुँचता है। तो पहला जन कल्याण और दूसरा 100 रुपया पहुँचेगा इसका विश्वास और इसके माध्यम से विकास जी नहीं, विकास के मार्ग पे आगे बढ़ने का काम हुआ है। और ये जन कल्याण, विश्वास और विकास से भारत 2047 के उस पर बढ़ रहा है। अब 2047 पे जाने के लिए हमें अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी, भारत ने की है। हमें अपने खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, भारत ने करा है। हमें अपने स्टार्टअप बढ़ाने पड़ेंगे, भारत ने किया है। हमें अपने आधारभूत ढांचे को बढ़ाना पड़ेगा, भारत ने किया है। अपने कृषि क्षेत्र की क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा, भारत ने किया है। और अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ने में कामयाब हुए।
तो ये क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, डॉलर बचाना है? जैसी परिस्थितियाँ आती हैं प्रधानमंत्री जी देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबको संबोधित करते हैं। और ये तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस देश का जो नेतृत्व है फ्रंट पर आकर के किया है। देश को सौभाग्य मिला है कि प्रधानमंत्री स्वयं जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई सीनियर एडवाइजरी काउंसिल ने जिस प्रकार से देश को 10 साल चलाया और देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके सामने उनके बिल को उन्हीं की पार्टी के महामंत्री ने फाड़ा और प्रधानमंत्री मौन रह गए, वैसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फ्रंट से देश का नेतृत्व करते हैं और देश की जनता भी उतना ही समर्थन और प्यार उनको देती है। जी, क्या कॉकरोच से डर लगता है आपको? नहीं। तो आपके राज्य में कॉकरोच प्रदर्शन करने पहुंचे थे और वहाँ पर उसको थप्पड़ों से मारा और उनका कहना है कि डर गए इसलिए हिंसा पर उतर आए। नहीं, हमें तो कोई डर लगता नहीं है और हम तो आपके सामने बैठे हैं, कहीं आसपास है तो दिखाओ। आपके राज्य जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में देखो, प्रदर्शन करने हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो आप उनसे सहमत हैं कि ये मुद्दे लोकतंत्र में उठते रहने चाहिए ताकि सरकार के कानों तक गूंज पहुंचे? देखो, हम मुद्दों के समाधान के लिए हैं। हम छात्रों की संवेदनशीलता, हम छात्रों का भविष्य, और हम उनको भविष्य के हिसाब से पूरा संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे कार्य कर रही है। लेकिन 3 साल में 3 बार नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, सीबीएसई पर लगातार सवाल उठे, कॉपी चेकिंग से लेकर रीचेकिंग से लेकर वेबसाइट के काम ना करने से लेकर, ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी व्यवस्था वो वहाँ पर लचर हो गई है, या जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं? नहीं, गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ने सभी स्तरों पर व्यापक एक्शन प्रोग्राम और सजगता से कार्य किए हैं और मुझे लगता है इसमें बहुत जल्दी ही हम समाधान कारक भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये कहा गया कि नीट का जो री एग्ज़ाम होगा 21 तारीख को, उससे पहले टेलीग्राम का यूज़ नहीं कर सकते और 22 तारीख तक टेलीग्राम, 22 जून तक बंद भी रहेगा। 21 जून को एग्ज़ाम होना है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को डर है कि लीक नहीं रोक पाएंगे तो टेलीग्राम रोक दो। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं निश्चित रूप से विशेषज्ञों के परामर्श से, तकनीकी के लोगों के परामर्श से, छात्रों के हित और भविष्य को देखते हुए उठाए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी पूरी संजीदगी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन टेलीग्राम को रोकना कि भाई बैन रहेगा, बैन तो तभी आप करेंगे ना कि कोई चीज़ स्प्रेड होने से रोकें। तो इसका मतलब है डर है कि लीक तो हो सकता है फिर से। सावधानी है, सावधानी रखनी ही चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपके ऊपर ममता बनर्जी बहुत प्रसन्न है। रोज़ दिन में एक आध बार या तो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी, ये आपका नाम लेते ही लेते हैं। मुझे तो नहीं पता। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी तोड़वा रहे हैं। हम क्यों किसी को तोड़वाएंगे? सारी बैठकें तो आपके घर पर हो रही हैं। नहीं, मेरे घर पे तो आप भी बैठते हो, तो मैं तो कभी एनडीटीवी को परेशान नहीं किया और आप सबसे ज़्यादा बैठते हो। लेकिन वहाँ तो टूट दिख रही है। टीएमसी के 19 सांसद अलग हो गए। टीएमसी ने बंगाल की जनता के विश्वास को खोने का काम किया है और कोई भी सांसद अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो अपनी मर्जी से उठाते हैं। वो आखिर बहुत बड़ी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता की जो विश्वास को बनाने के लिए सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति कदम उठाते हैं तो ये उनके स्वविवेक का कदम होता है और सकारात्मक राजनीति में कोई भी आगे बढ़ता है तो उसको समर्थन देना ही चाहिए। तो जब आप बंगाल के प्रभारी थे तो एक टीएमसी के नेता ने यह कहा कि 2 धारी तलवार थे भूपेंद्र यादव वहाँ। एक तरफ तो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे और दूसरी तरफ जीत के बाद टीएमसी को तोड़ने के लिए भी काम कर रहे थे। भैया, मैं तलवार नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा मिशन का कार्यकर्ता हूँ, उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। इस बार आपका मिशन था टीएमसी को ठिकाने लगा देना। देखिए, लोकतंत्र में जनमत को साथ लेकर के एक सकारात्मक सरकार बनाना, और इसके लिए आप क्या विकास जी, ये तो चलो मैं प्रभारी था, लेकिन मैं ये मानता हूँ 2016 से लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। मैंने ऐसे भय का वातावरण देखा। मैं एक गांव में गया,
कार्यकर्ता जब मेरे को लेने आए तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि उनके घर पे एक सूती साड़ी पहुंचाई उनकी पत्नी को कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो कल से ये पहननी पड़ेगी, मतलब मारने की धमकी। तो लोकतंत्र इस प्रकार धमकी से तो नहीं चल सकता, और लोकतंत्र तो जनमत से चलता है। जनमत को मांगने के लिए सब कार्य करते हैं, और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। उनकी शहादत, हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के पिछले 10 वर्षों में बंगाल में उन्होंने जन जागरण के जो कार्य किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने के साथ जो नौजवानों ने कार्य किया, पूरी टीम, मतलब वहाँ के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौमिक दा, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी जी, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ और एक टीम वर्क के नाते काम किया, और उसका परिणाम आया कि जनता ने आज हमें आशीर्वाद दिया। और बंगाल जो है ये विकसित भारत में एक बड़ी भूमिका निभाए, आज भारतीय जनता पार्टी को ये सौभाग्य मिला है। टीएमसी के सांसदों की तस्वीरें आती थी, लेकिन आप कहीं नहीं दिखते थे उसमें। नहीं, मेरे घर सब मिलने आते थे, कौन फोटो खिंचाता था मुझे तो पता नहीं। अच्छा, आपने उनसे मुलाकात की? लेकिन मैं सबसे मिलता हूँ, और मैं बियॉन्ड दी पार्टी में सबसे मिलता हूँ, मेरा काम है तो सबसे मिलना। उनमें से काकोली घोष या बाकी सांसदों ने, सयोनी घोष, इन लोगों ने क्या दुख बताया आपको अपना? नहीं, मेरे को तो बहुत सारे मिलते हैं विकास जी, पत्रकार भी मिलते हैं, वो भी बताते हैं। मैं सब मिलना मेरा काम है, सबसे मिलना है। अच्छा, जो घर आएगा। इन लोगों ने बताया कि उनको किस तरह से प्रताड़ना हो रही थी टीएमसी में? देखो, मेरा काम मिलना है, मेरा काम जिससे मिलना, आपसे मिलूंगा मैं तो आप जो विकास की बात होगी, पर्यावरण की बात होगी, वो सारे विषय रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अब बारी अगली शिवसेना की है, शिवसेना के 6 सांसद टूट के, 7 सांसद टूट के वो एक नया गुट बना देंगे। कितनी बार तोड़ेंगे शिवसेना को? ये आपके स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ पार्टी टूट रही है ना, आप वहाँ वहाँ प्रभारी रहे। महाराष्ट्र में भी आप प्रभारी रहे, वहाँ शिवसेना टूट रही है। बंगाल में आप प्रभारी रहे, वहाँ टीएमसी टूट रही है। इससे पहले भी आप कई राज्यों में प्रभारी रहे, वहाँ तो आपने सरकार बना ही दी। यहाँ तो सरकार बनाने के बाद अब विपक्ष पे आफत आ गई। या हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, जन समर्थन में विश्वास करते हैं। राजनीति का जो ध्येय है, वो राजनीति का ध्येय भारत में राष्ट्रवादी विचार के साथ भारत को बड़ा बनाने का विषय है। हम अपने ध्येय पे काम करते हैं, बाकी नहीं। ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में और 2/3 मेजोरिटी ही राज्यसभा में हो जाए, ताकि जो महिला आरक्षण का बिल है जो पिछले सेशन में गिर गया था, उसको पास करा दिया जाए, परसीमन को भी पास करा दिया जाए, और इसलिए तोड़फोड़। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए ना कि महिला आरक्षण का समर्थन करने के बाद वो महिला आरक्षण को जब लागू करने का विषय आया तो उसके विरोध में क्यों आए। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि देश में जीएसटी के इतने दिनों से बात चल रही थी, जब जीएसटी को लागू किया गया तो विरोध में क्यों थे। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए, जब स्वाधीन भारत की जब नई संसद की बिल्डिंग बनी तो वो विरोध में क्यों थे। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि जब वक्फ संपत्ति का इस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ कि गरीब मुसलमान को उसका हक मिल जाए तो वो विरोध में क्यों थे। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए, जो ट्रिपल तलाक जो था उसमें मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल रहा था तो वो विरोध में क्यों थे। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि जब जब देश में परिवर्तन के साथ विकास के नए स्वर उठते हैं, महिला समानता का, महिला अधिकार का, गरीबों के हित की सुरक्षा का, अल्पसंख्यक समाज में सबसे पिछड़े लोगों की सुरक्षा का, तो कांग्रेस विरोध में क्यों थी। ये तो उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन वही विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है कि आप ना महाराष्ट्र में भी सेंध लगा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में भी सेंध लगा रहे हैं, तो विपक्ष को कहीं तो जी लेने दीजिए। नहीं, विपक्ष को आपको पूछना चाहिए कि भाई आपने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और टीवीके के साथ चले गए, तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं। पूछो ना उनसे पूछो ना कि पिछली बार आपने कम्युनिस्टों के साथ चुनाव लड़ा बंगाल में और इस बार कम्युनिस्टों को हराने में लग गए। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। तो उनसे पूछो, ये तो वही कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को तो खुद ही तोड़ रहे हैं। उनसे ये भी पूछो कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 12 साल में एनडीए तो एनडीए बना रहा, आप यूपीए से इंडी पे चले गए, इंडी को भी तोड़ के आप कहाँ जाओगे। तो वो बदल रहे हैं स्टैंड, हम कहाँ बदल रहे हैं।
हम तो 25 साल पहले भी एनडीए थे, आज भी एनडीए है। वो 25 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ है? 25 साल पहले उनके साथी कहाँ थे, वो कहाँ है? ये तो आप उनसे पूछो, उल्टा हमसे क्यों पूछ रहे हो विकास जी? बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, आपका मिशन पर काम करते हैं, दाएं बाएं नहीं झांकते, लेकिन दाएं बाएं के लोग अपने आप शिकार हो जाते हैं, या भगवान जाने क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 12 वर्ष पूरे करने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में भी आप ऐसी ही शुभकामनाएं हासिल करते रहें।